Q1 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। दल, नेतृत्व। 1 भारतीय जनसंघ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 2 समाजवादी पार्टी, सी राजगोपालाचारी। 3 लोकतंत्र के लिए कांग्रेस, जगजीवन राम। 4 स्वतंत्र पार्टी, आचार्य नरेंद्र देव। उपर्युक्त में से कितने सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। उत्तर बी होल केवल 2। व्याख्या: युग्म 1 सही है। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। युग्म 2 गलत है। सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी 1959 का नेतृत्व किया था, न कि समाजवादी पार्टी का। युग्म 3 सही है। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए कांग्रेस का गठन 1977 में जगजीवन राम ने किया था। युग्म 4 गलत है। आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे। स्वतंत्र पार्टी राजगोपालाचारी से संबंधित थी। Q2 लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 इसे किसी भी बाधा के अभाव के रूप में परिभाषित किया गया है। 2 ये वो स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। 3 ये बिना किसी परिणाम के अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने की क्षमता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं A 1 और 3B, केवल 2C, 2 और 3D, 1 और 2। उत्तर B फॉल केवल 2। व्याख्या: कथन 1 गलत है। केवल बाधाओं का अभाव स्वतंत्रता नहीं है, ये स्वतंत्रता का नकारात्मक पक्ष है। वास्तविक स्वतंत्रता में व्यक्तित्व विकास की सकारात्मक स्थितियां भी शामिल हैं। कथन 2 सही है। स्वतंत्रता वो वातावरण है जहां व्यक्ति अपनी क्षमताओं और सृजनात्मकता का पूर्ण विकास कर सके। कथन 3 गलत है। स्वतंत्रता का अर्थ कुछ भी करने की अनुमति नहीं है। इसमें दूसरों के अधिकारों का सम्मान और तार्किक प्रतिबंध शामिल होते हैं। Q3 भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 संविधान सभा की अवधारणा सबसे पहले 1928 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा रखी गई थी। 2 इसका गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। 3 विधानसभा में विभिन्न अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित थीं, लेकिन कोई पृथक निर्वाचक मंडल नहीं था। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं A 1 और 3B, केवल 2C, 2 और 3D, 1 और 2। उत्तर B फॉल केवल 2। व्याख्या: कथन 1 गलत है। संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय ने दिया था। 1928 की नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू से संबंधित है। कथन 2 सही है। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कथन 3 गलत है। 1946 के चुनाव में मुसलमानों और सिखों के लिए सीटें आरक्षित थीं और उनके अपने पृथक निर्वाचक मंडल थे। Q4 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अविभाज्य माना जाता है, जिसे कोई भी छीन नहीं सकता और जो अन्य सभी अधिकारों का स्रोत भी है? A होल मौलिक अधिकार, B प्राकृतिक अधिकार, C विधिक अधिकार, D नागरिक अधिकार। उत्तर B प्राकृतिक अधिकार। व्याख्या: प्राकृतिक अधिकार ये वे अधिकार हैं जो मनुष्य को जन्म से प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार। इन्हें अविभाज्य माना जाता है क्योंकि इन्हें राज्य नहीं छीन सकता। मौलिक अधिकार ये संविधान द्वारा दिए गए हैं। आपातकाल में इन्हें निलंबित किया जा सकता है। विधिक नागरिक अधिकार ये कानून द्वारा निर्मित होते हैं और राज्य के दायरे में आते हैं। Q.5 भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है। A प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, B हुल प्रस्तावना और राज्य नीति निदेशक सिद्धांत, C हुल मौलिक अधिकार और राज्य नीति निदेशक सिद्धांत, D उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर B होल प्रस्तावना और राज्य नीति निदेशक सिद्धांत। व्याख्या: प्रस्तावना भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का स्पष्ट उल्लेख है। DPSP राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों, विशेषकर अनुच्छेद 38 और 39 का उद्देश्य आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और आय की असमानता को कम करना है। मौलिक अधिकार ये मुख्य रूप से राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता पर केंद्रित हैं, न कि सीधे आर्थिक न्याय पर। Q6 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकतंत्र में 1 चुनाव समय पर होने चाहिए। 2 प्रत्येक वोट का मूल्य समान है। 3 लिखित संविधान का होना अनिवार्य है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं 1 होल केवल 1 और 2
बी केवल 2 और 3C केवल 3D 1, 2 और 3। उत्तर ए केवल 1 और 2। व्याख्या। कथन एक सही है। लोकतंत्र की मूल शर्त है कि शासकों का चुनाव जनता द्वारा नियमित अंतराल समय पर किया जाए। कथन 2 सही है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य लोकतंत्र का आधार है। कथन 3 गलत है। लोकतंत्र के लिए लिखित संविधान होना अनिवार्य नहीं है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन एक सफल लोकतंत्र है, लेकिन वहां लिखित संविधान नहीं है। Q7 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई, भारत हर वर्ष 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। कथन 2, भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को पदभार ग्रहण किया। कथन 3, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं और दोनों कथन आई की व्याख्या करते हैं। बी कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन आई की व्याख्या करता है। सी कथन 2 और 3 में से केवल एक ही सही है और वो कथन आई की व्याख्या करता है। डी खोल न तो कथन 2 न ही कथन 3 सही है। उत्तर बी कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन आई की व्याख्या करता है। व्याख्या। कथन आई सही है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। कथन 2 सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। यह गणतंत्र, जहां राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होता है, की परिभाषा की व्याख्या करता है। कथन 3 सही है। भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन इसका गणतंत्र दिवस मनाने के कारण से सीधा संबंध नहीं है। अतः दोनों सही हैं, पर केवल कथन 2 ही कथन आई गणतंत्र होने के तर्क को स्पष्ट करता है। Q8 निम्नलिखित में से कौन सा कारक उन लोगों के लिए भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उचित ठहराता है जो आज असत्य या भ्रामक प्रतीत होने वाले विचारों का समर्थन करते हैं? 1. कोई भी विचार कभी भी पूरी तरह से झूठ नहीं हो सकता। 2. सत्य केवल विरोधी विचारों के संघर्ष से ही उभरता है। 3. सत्य का विचार वस्तुनिष्ठ है और समय के साथ नहीं बदलता। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3C केवल 1 और 3D 1, 2 और 3। उत्तर ए केवल 1 और 2। व्याख्या। कथन एक सही है। JS मिल के अनुसार कोई भी विचार पूरी तरह गलत नहीं होता, उसमें सत्य का कुछ अंश हो सकता है। यदि हम गलत विचार को दबाते हैं तो हम सत्य के उस अंश को भी खो सकते हैं। कथन 2 सही है। सत्य का पता तभी चलता है जब वो गलत विचारों के साथ टकराता है और वाद विवाद की प्रक्रिया से गुजरता है। कथन 3 गलत है। सत्य कोई स्थिर या वस्तुनिष्ठ चीज नहीं है जो समय के साथ न बदले। जिसे कल हम सत्य मानते थे वो आज असत्य हो सकता है, इसलिए अभिव्यक्ति पर रोक नहीं होनी चाहिए। Q9 राजनीति के संदर्भ में हानि सिद्धांत हार्म प्रिंसिपल शब्द सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। ए राज्य और समाज के प्रति नागरिकों के कर्तव्य। बी व्यक्तियों के अधिकारों की तुलना में सार्वजनिक कल्याण को पूर्ण प्राथमिकता देना। सी व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। डी कुछ सामाजिक असमानताओं के लिए प्रावधान जिनके अभाव से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। उत्तर सी व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। व्याख्या। विकल्प सी सही है। JS मिल का हानि सिद्धांत तर्क देता है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का एकमात्र उद्देश्य दूसरों को हानि से बचाना होना चाहिए। यह प्रतिबंध लगाने का एक उचित आधार है। विकल्प A, B और D गलत हैं। ये विकल्प नागरिक कर्तव्यों, सामाजिक कल्याण या असमानताओं की बात करते हैं जो इस विशिष्ट सिद्धांत का मुख्य केंद्र नहीं है। Q10 निम्न पर विचार करें। 1. असमान विकास। 2. सांस्कृतिक पहचान खोने का डर। 3. क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक प्रमुखता। उपर्युक्त में से कितने कारण भारत में क्षेत्रवाद के उदय के हैं? A होल केवल 1, B होल सिर्फ 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। उत्तर C तीनों। व्याख्या। बिंदु एक सही है। जब कुछ क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं और अन्य विकसित होते हैं तो पिछड़े क्षेत्रों में असंतोष क्षेत्रवाद को जन्म देता है। बिंदु 2 सही है। वैश्वीकरण या अन्य संस्कृतियों के प्रभुत्व के कारण अपनी विशिष्ट भाषा और संस्कृति खोने का डर स्थानीय पहचान को मजबूत करता है। बिंदु 3 सही है। क्षेत्रीय दलों की सत्ता की आकांक्षा और स्थानीय मुद्दों को अधिक महत्व देना भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है।
Q11 संविधान दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कथन 2। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए। कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन आई कथन 2 का सही स्पष्टीकरण है। बी। कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी। होल कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी। होल कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर सी। कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। व्याख्या। कथन आई सही है। भारत सरकार ने 2015 में नागरिकों में संवैधानिक जागरूकता बढ़ाने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। कथन 2 गलत है। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, न कि 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को तो संविधान को अपनाया अडॉप्ट गया था। Q12 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजनीतिक सिद्धांतों का प्राथमिक कार्य है। 1. स्वतंत्रता को मानव जाति के मौलिक अधिकार के रूप में समझना। 2. संविधान को आकार देने वाले विचारों और सिद्धांतों को समझना। 3. चुनावों में राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करना। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। उत्तर सी केवल 1 और 2। व्याख्या। कथन 1 सही है। राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे अधिकारों की अवधारणाओं का गहराई से विश्लेषण करते हैं। कथन 2 सही है। यह उन बुनियादी मूल्यों को समझने में मदद करता है जिन पर हमारा संविधान और शासन टिका है। कथन 3 गलत है। चुनावी भविष्यवाणी करना चुनाव विज्ञान सेफोलॉजी का काम है, राजनीतिक सिद्धांत का नहीं। Q13 प्रिवी पर्स रियासतों के एकीकरण के बाद भारत सरकार द्वारा पूर्व राजकुमारों को दिया जाने वाला एक विशेषाधिकार था। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया? ए. 7वां संशोधन अधिनियम 1956। बी. 9वां संशोधन अधिनियम 1960। सी. 26वां संशोधन अधिनियम 1971। डी. 42वां संशोधन अधिनियम 1976। उत्तर सी. 26वां संशोधन अधिनियम 1971। व्याख्या। 26वां संशोधन 1971 इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पूर्व राजाओं को मिलने वाले विशेष भत्ते, प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए यह संशोधन लाया गया था। 7वां संशोधन 1956 ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। 42वां संशोधन 1976 इसे लघु संविधान कहा जाता है, जिसमें व्यापक बदलाव किए गए थे, लेकिन प्रिवी पर्स पहले ही समाप्त हो चुका था। Q14 भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान को सर्वोत्तम रूप से निम्नलिखित सिद्धांत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ए होल समानता, बी होल स्वतंत्रता, सी होल सामाजिक न्याय, डी होल आर्थिक न्याय। उत्तर सी सामाजिक न्याय। व्याख्या। विकल्प सी सही है। SC/ST आरक्षण का मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाना और भेदभाव मिटाना है, जो सामाजिक न्याय की अवधारणा का आधार है। विकल्प ए आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं, बल्कि सकारात्मक भेदभाव के माध्यम से वास्तविक समानता प्राप्त करने का साधन है। विकल्प डी आर्थिक न्याय महत्वपूर्ण है, लेकिन आरक्षण मुख्य रूप से सामाजिक पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की कमी को दूर करने के लिए है। Q15 निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की विशेषता नहीं है? ए भारत अधिराज्य डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों को छोड़कर भारत का शेष क्षेत्र मिला। बी होल इस अधिनियम का उद्देश्य ब्रिटिश संसद की विधायी इच्छा से एक संविधान तैयार करना था।
सी होल अधिनियम में 2 स्वतंत्र अधिराज्यों को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया। डी होल प्रत्येक अधिराज्य की संविधान सभा को किसी भी संविधान को बनाने और अपनाने की असीमित शक्ति होगी। उत्तर बी, इस अधिनियम का उद्देश्य ब्रिटिश संसद की विधायी इच्छा से एक संविधान तैयार करना था। व्याख्या, विकल्प बी गलत है। 1947 के अधिनियम ने संविधान बनाने की शक्ति पूरी तरह से दोनों अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान की अपनी संविधान सभाओं को सौंप दी थी। ब्रिटिश संसद की इसमें कोई विधायी इच्छा शामिल नहीं थी। विकल्प ए सही है। विभाजन के बाद पाकिस्तान में जाने वाले क्षेत्रों को छोड़कर शेष हिस्सा भारत अधिराज्य बना। विकल्प सी सही है। इसने भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र डोमिनियन बनाने का प्रावधान किया। विकल्प डी सही है। दोनों डोमिनियन की संविधान सभाओं को अपना संविधान स्वयं बनाने और ब्रिटिश संसद के किसी भी कानून को रद्द करने की शक्ति दी गई थी। Q16 किसी देश के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी देश के संविधान का कार्य नहीं है? ए, यह सुनिश्चित करना कि केवल अच्छे नैतिक मूल्यों वाले लोग ही देश पर शासन करें। बी होल सरकार की शक्तियों को सीमित करना। सी होल राज्य के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण का प्रावधान करना। डी समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय के लिए बुनियादी नियमों का एक सेट प्रदान करना। उत्तर ए, यह सुनिश्चित करना कि केवल अच्छे नैतिक मूल्यों वाले लोग ही देश पर शासन करें। व्याख्या, विकल्प ए गलत है। संविधान शासन की प्रक्रिया, शक्तियों और सीमाओं को निर्धारित करता है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि शासन करने वाले व्यक्ति अनिवार्य रूप से अच्छे नैतिक मूल्यों वाले ही होंगे। यह मतदाताओं के विवेक पर निर्भर करता है। विकल्प बी सही है। संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है ताकि वो निरंकुश न हो सके। विकल्प सी सही है। ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कार्यों का स्पष्ट बंटवारा करता है। विकल्प डी सही है। संविधान समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुनियादी नियमों का एक ढांचा उपलब्ध कराता है। Q17 धर्मेंद्र और हेमा लंदन यूके में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं। सनी उनका पहला बच्चा है जिसका जन्म 3 जनवरी 2025 को लंदन यूके में हुआ। मई 2025 में उन्होंने अपने बेटे के जन्म को भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत कराया और साथ ही बच्चे के माता पिता से ये वचन भी लिया कि उसके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है। तदनुसार उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। सनी को निम्नलिखित में से किस तरीके से भारतीय नागरिकता मिली? ए खोल जन्म, बी वंश परंपरा, सी फोल देशीकरण, डी फोल पंजीकरण। उत्तर बी वंश परंपरा। व्याख्या, वंश परंपरा डिसेंट यदि किसी बच्चे का जन्म भारत के बाहर होता है और उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो उसे वंश के आधार पर नागरिकता मिलती है, बशर्ते जन्म का पंजीकरण 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में कराया जाए। जन्म बर्थ ये तब लागू होता है जब जन्म भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर हो। पंजीकरण और देशीकरण ये विधियां उन व्यक्तियों के लिए हैं जो मूल रूप से भारतीय नहीं हैं या विदेशी नागरिक हैं और भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। Q18 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई, भारत का संविधान एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना का प्रावधान करता है। कथन 2, भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण है। बी, कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी खोल कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर ए, कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण है। व्याख्या, कथन आई सही है। भारत में शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों की एक एकीकृत इंटीग्रेटेड व्यवस्था है जहां सभी न्यायालय एक ही न्यायिक संरचना का हिस्सा हैं। कथन 2 सही है। एकीकृत प्रणाली की विशेषता यह है कि ऊपरी अदालतों के निर्णय निचली अदालतों पर कानून की तरह लागू बाध्यकारी होते हैं। यह कथन आई की सही व्याख्या करता है। Q19 भारत के संविधान की प्रस्तावना 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। प्रस्तावना और उद्देश्य प्रस्ताव दोनों में 1, भारत को संप्रभु और गणराज्य के रूप में उल्लेखित किया गया है। 2, भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देना। 3, भारत के नागरिकों के लिए स्थिति और अवसर की समानता की गारंटी देना। 4, व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? A1 2 और 3, B 2
3 और 4 C1, 3 और 4 D1, 2 और 4। उत्तर A1, 2 और 3। व्याख्या। बिंदु 1, 2 और 3 सही हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाने और सभी नागरिकों को न्याय तथा समानता सुनिश्चित करने की बात कही गई थी, जिसे बाद में प्रस्तावना में शामिल किया गया। बिंदु 4 गलत है। अखंडता इंटेग्रिटी शब्द मूल उद्देश्य प्रस्ताव या मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। Q20 स्वतंत्र भारत के बाद के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। 1. बांडुंग सम्मेलन। 2. पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर। 3. प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त का सही कालानुक्रम है? ए. हॉल 3-2-1 B, हॉल 3-1-2, C हॉल 1-2-3, D हॉल 2-1-3। उत्तर A 3-2-1। व्याख्या। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, काका कालेलकर आयोग, इसकी नियुक्ति 29 जनवरी 1953 को हुई थी। पंचशील समझौता, भारत और चीन के बीच इस पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर हुए थे। बांडुंग सम्मेलन, एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन, ये इंडोनेशिया में अप्रैल 1955 में आयोजित हुआ था। अतः सही कालानुक्रम 3-2-1 है। Q21 लोकतंत्र का श्रेष्ठ गुण इस तथ्य में निहित है कि ये सक्रियता को आमंत्रित करता है। ए. सामान्य पुरुषों और महिलाओं की बुद्धिमत्ता और चरित्र। बी. कार्यकारी नेतृत्व को मजबूत करने के तरीके। सी होल गतिशीलता और दूरदर्शिता वाला एक श्रेष्ठ व्यक्ति। डी. फोल समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं का एक समूह। उत्तर ए. सामान्य पुरुषों और महिलाओं की बुद्धिमत्ता और चरित्र। व्याख्या। विकल्प ए सही है। लोकतंत्र की सफलता आम नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी और उनकी निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर करती है। यह नागरिकों में उत्तरदायित्व और नागरिक चेतना विकसित करता है। विकल्प बी, ये तानाशाही या मजबूत कार्यपालिका का लक्षण हो सकता है, लोकतंत्र का श्रेष्ठ गुण नहीं। विकल्प सी, लोकतंत्र किसी एक श्रेष्ठ व्यक्ति के बजाय सामूहिक शासन पर जोर देता है। विकल्प डी, पार्टी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, लेकिन लोकतंत्र का मूल आधार संपूर्ण जनता की बुद्धिमत्ता है। Q22 भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई, भारतीय संविधान का प्राधिकार भारतीय संसद से अधिक है। कथन 2, भारतीय संविधान को राष्ट्रीय जनमत संग्रह द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिससे इसे सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हुआ। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन आई कथन 2 का सही स्पष्टीकरण है। बी. कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी होल कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी. होल कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर सी, कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। व्याख्या। कथन आई सही है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। संसद अपनी शक्तियां संविधान से ही प्राप्त करती है और वो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकती। कथन 2 गलत है। भारतीय संविधान को कभी भी राष्ट्रीय जनमत संग्रह रेफरेंडम के लिए नहीं रखा गया। इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। Q23 निम्नलिखित में से कौन सा कथन समानता के समाजवादी दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? ए होल व्यक्तिगत प्रयास से व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति निर्धारित होनी चाहिए। बी होल प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त करता है। सी फोल सरकार को अर्थव्यवस्था में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए तथा मुक्त बाजार को बढ़ावा देना चाहिए। डी होल समाज के सभी सदस्यों की संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच होनी चाहिए। उत्तर डी, समाज के सभी सदस्यों की संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच होनी चाहिए। व्याख्या। विकल्प डी सही है। समाजवादी दृष्टिकोण का मुख्य जोर निजी स्वामित्व के बजाय संसाधनों के सामाजिक स्वामित्व और वितरण पर होता है, ताकि सभी को समान अवसर मिल सकें। विकल्प ए, यह उदारवादी या मेरिटोक्रेटिक दृष्टिकोण है। विकल्प बी, यह मार्क्सवादी साम्यवादी विचार का अंतिम लक्ष्य है। विकल्प सी, यह पूंजीवादी या मुक्त बाजार की विचारधारा है। Q24 भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार निहित है। ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बी, स्वतंत्रता का अधिकार। सी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। डी, समानता का अधिकार। उत्तर बी, स्वतंत्रता का अधिकार। व्याख्या। विकल्प बी सही है।
86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A को स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के तहत जोड़ा गया है। विकल्प सी, अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के शिक्षा और संस्कृति के अधिकारों की रक्षा करते हैं। विकल्प ए और डी, ये क्रमशः अनुच्छेद 23-24 और 14-18 के तहत आते हैं, जिनमें शिक्षा का अधिकार शामिल नहीं है। Q25 नागरिकता का मतलब है: 1. नागरिकों के पूर्ण नागरिक और राजनीतिक अधिकार। 2. लोकसभा, संघ की और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन हेतु मताधिकार। 3. संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य बनने का अधिकार। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी ये सभी। उत्तर इस टू डी, ये सभी। व्याख्या: बिंदु 1 सही है। पूर्ण नागरिकता में राज्य द्वारा प्रदान किए गए सभी विधिक और राजनीतिक अधिकार शामिल होते हैं। बिंदु 2 सही है। अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। बिंदु 3 सही है। संवैधानिक पदों जैसे MP, MLA पर चुने जाने की योग्यता केवल भारत के नागरिकों के पास ही होती है। Q26 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. प्राकृतिक न्याय का एक उदाहरण वो है जब एक न्यायाधीश किसी ऐसे मामले की सुनवाई करने से परहेज करता है जिसमें उसकी व्यक्तिगत भागीदारी हो। 2. वितरणात्मक न्याय का एक उदाहरण वंचित क्षेत्रों के स्कूलों को अतिरिक्त शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराने का आदेश देने वाला निर्णय है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। उत्तर सी होल 1 और 2 दोनों। व्याख्या: कथन 1 सही है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत नीमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। कथन 2 सही है। वितरणात्मक न्याय डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का अर्थ है संसाधनों का ऐसा वितरण जो समाज के पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाए और असमानता को कम करे। Q27 भारत के संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। विशेषता अर्थ से उधार लिया गया। 1. सरकार का संसदीय स्वरूप, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ब्रिटिश संविधान। 2. विशेषाधिकार रिट, किसी नागरिक के अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतर प्राधिकारी न्यायालय द्वारा जारी लिखित आदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। 3. द्विसदन, केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक और विधायी शक्तियों का विभाजन। कनाडा का संविधान। उपरोक्त पंक्तियों में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही ढंग से सुमेलित है? ए खोल केवल 1, बी खोल केवल 2, सी खोल तीनों, डी कोई नहीं। उत्तर ए केवल 1। व्याख्या: युग्म 1 सही सुमेलित है। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली है, जिसमें कार्यपालिका मंत्रिपरिषद विधायिका के निचले सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। युग्म 2 गलत सुमेलित है। विशेषाधिकार रिट प्रेरोगेटिव रिट्स की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है, न कि अमेरिका से। युग्म 3 गलत सुमेलित है। द्विसदन बाइकैमरलिज्म का अर्थ है विधायिका के 2 सदन होना। यह विशेषता ब्रिटिश संविधान से ली गई है। कनाडा से मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है। Q28 संक्षेप में कानून के शासन का क्या अर्थ है? ए. सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। बी होल नैतिक मूल्यों को केंद्र में रखकर कानून बनाए जाने चाहिए। सी होल कानून में बिना किसी भेदभाव के सभी को अवसर की समानता दी जानी चाहिए। डी कानून का पालन अवश्य किया जाना चाहिए, भले ही वो समाज के मूल चरित्र के विरुद्ध हो। उत्तर ए. सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। व्याख्या: विकल्प ए सही है। कानून का शासन रूल ऑफ लॉ का मूल अर्थ है कि कानून सर्वोच्च है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका पद कुछ भी हो, कानून से ऊपर नहीं है और सभी पर कानून समान रूप से लागू होता है। विकल्प बी, ये कानून की प्रकृति के बारे में है, न कि उसके शासन के बारे में। विकल्प सी, यह समानता के अधिकार का हिस्सा है। विकल्प डी, यह कानूनी सकारात्मकवाद लीगल पॉजिटिविज्म हो सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक कानून के शासन में अन्यायपूर्ण कानूनों की समीक्षा का स्थान होता है। Q29 सकारात्मक कार्रवाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1.
यह ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों का पक्ष लेते हुए सकारात्मक भेदभाव के माध्यम से समानता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। 2. यह इस विचार पर आधारित है कि कानून द्वारा औपचारिक समानता वास्तविक समानता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 3. इसमें वंचित समुदायों के लिए सुविधाओं पर अधिमान्य व्यय जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें। A केवल 1 और 2B केवल 2 और 3C केवल 1 और 3D 1, 2 और 3। उत्तर D 1, 2 और 3। व्याख्या। कथन 1 सही है। सकारात्मक कार्रवाई अफर्मेटिव एक्शन का उद्देश्य उन समूहों की मदद करना है जो सदियों से शोषण का शिकार रहे हैं। कथन 2 सही है। केवल कागजों पर समानता औपचारिक देना काफी नहीं है। जब तक समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भारी अंतर है, तब तक विशेष सहायता वास्तविक समानता की आवश्यकता होती है। कथन 3 सही है। छात्रवृत्ति, विशेष प्रशिक्षण या अन्य आर्थिक सुविधाओं पर खर्च करना सकारात्मक कार्रवाई के ही रूप हैं। Q30 निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्रतावादियों के दृष्टिकोण को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है? A होल उनका मानना है कि समानता प्राप्त करने के लिए खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा आवश्यक है। B होल उनका मानना है कि समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण आवश्यक है। C उनका मानना है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानताएं आपस में जुड़ी हुई हैं। D होल उनका मानना है कि केवल राज्य हस्तक्षेप ही सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित कर सकता है। उत्तर A उनका मानना है कि समानता प्राप्त करने के लिए खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा आवश्यक है। व्याख्या। विकल्प A सही है। स्वतंत्रतावादी लिबरल्स लिबर्टेरियंस मुक्त बाजार और व्यक्तिगत योग्यता मेरिट का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि राज्य को केवल निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करनी चाहिए। विकल्प B यह समाजवादी दृष्टिकोण है। विकल्प C यह मार्क्सवादी या समतावादी विचार है। विकल्प D स्वतंत्रतावादी राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप के पक्षधर होते हैं, न कि अधिकतम हस्तक्षेप के। Q31 निम्नलिखित में से कौन सा कारक उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा करता है? A होल प्रतिबद्ध न्यायपालिका, B होल शक्तियों का केंद्रीकरण, C होल शक्तियों का पृथक्करण। उत्तर D शक्तियों का पृथक्करण। व्याख्या। विकल्प D सही है। शक्तियों का पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर्स यह सुनिश्चित करता है कि सरकार का कोई भी एक अंग, विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका असीमित शक्तियां प्राप्त न कर ले। यह चेक एंड बैलेंस के माध्यम से नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। विकल्प A न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए, न कि किसी विचारधारा या सरकार के प्रति प्रतिबद्ध कमिटेड। विकल्प B केंद्रीकरण से तानाशाही का खतरा बढ़ता है। विकल्प C केवल चुनाव होना स्वतंत्रता की गारंटी नहीं है, कई निर्वाचित सरकारें भी निरंकुश हो सकती हैं। Q32 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन I भारत में कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे नवाब या महाराजा जैसी उपाधियों का प्रयोग नहीं कर सकता। कथन 2 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान करता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? A होल कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन I का सही व्याख्या है। B कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन I का सही व्याख्या नहीं है। C होल कथन I सही है लेकिन कथन 2 गलत है। D कथन I गलत है लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर A कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन I का सही व्याख्या है। व्याख्या। कथन I सही है। समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को वंशानुगत या सामंती उपाधियों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। कथन 2 सही है। अनुच्छेद 18 सैन्य और शैक्षणिक विशिष्टताओं को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों के प्रयोग पर रोक लगाता है। यह कथन I का आधार है। Q33 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन I आमतौर पर यह माना जाता है कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। कथन 2 भारत कानून द्वारा शासन के सिद्धांत का पालन करता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? A कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन I का सही व्याख्या है। B वल कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन I का सही व्याख्या नहीं है। C कथन I सही है लेकिन कथन 2 गलत है। D कथन I गलत है लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर C कथन I सही है लेकिन कथन 2 गलत है। व्याख्या। कथन I सही है। प्रसिद्ध विचारक जॉन लॉक के अनुसार कानून स्वतंत्रता की रक्षा और विस्तार करता है। बिना नियमों के समाज में अराजकता होती है, जहां स्वतंत्रता संभव नहीं है। कथन 2 गलत है।
भारत कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ का पालन करता है, न कि कानून द्वारा शासन, रूल बाय लॉ का। कानून द्वारा शासन में शासक कानून से ऊपर हो सकता है, जबकि कानून का शासन में कानून सर्वोच्च होता है। Q34 भारतीय संविधान को जीवित दस्तावेज मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण है? ए होल, इसके प्रावधानों की व्याख्या स्थिर रहेगी तथा समय और संदर्भ के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी, यह व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक मूल्य और दिशा निर्देश प्रदान करता है। सी होल, इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। डी, समाज में आवश्यक परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए इसमें समय समय पर संशोधन किया जा सकता है। उत्तर डी, समाज में आवश्यक परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए इसमें समय समय पर संशोधन किया जा सकता है। व्याख्या, विकल्प डी सही है। संविधान जीवित इसलिए है क्योंकि ये कोई जड़ दस्तावेज नहीं है। अनुच्छेद 368 के तहत इसमें बदलती परिस्थितियों के अनुसार संशोधन की व्यवस्था है, जिससे ये समय के साथ प्रासंगिक बना रहता है। विकल्प ए, यह जीवित होने के विपरीत जड़ होने की व्याख्या है। विकल्प बी और सी, ये संविधान की महत्ता तो बताते हैं, लेकिन इसके जीवित या गतिशील होने का मुख्य कारण नहीं है। Q35 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू हुआ? 1. नागरिकता। 2. चुनाव। 3. अंतरिम संसद। 4. मौलिक अधिकार। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A 2, 3 और 4, B 1, 2 और 3, C केवल 1 और 3D केवल 1 और 2। उत्तर B 1, 2 और 3। व्याख्या, बिंदु 1, 2 और 3 सही हैं। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अपनाया गया, तब नागरिकता अनुच्छेद 5-9, चुनाव अनुच्छेद 324 और अंतरिम संसद अनुच्छेद 379-391 से संबंधित प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे। बिंदु 4 गलत है। अधिकांश मौलिक अधिकार और शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। Q36 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कुछ लोकप्रिय संगठनों समूहों द्वारा किए गए कार्यक्रम या कार्य। उल्लिखित संगठन समूह की प्रकृति। 1. नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सरदार सरोवर बांध के निर्माण को रोकने के लिए नागरिकों को लामबंद किया। आंदोलन समूह। 2. भारतीय जनसंघ द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। राजनीतिक समूह। 3. स्वरोजगार महिला संघ सेवा महिला अधिकारों के संवर्धन के लिए कार्यरत है। प्रचार समूह। ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। उत्तर सी तीनों। व्याख्या, युग्म 1 सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक विशिष्ट मुद्दे पर आधारित सामाजिक आंदोलन है। युग्म 2 सही है। भारतीय जनसंघ एक राजनीतिक दल था जो सत्ता प्राप्ति और सरकारी नीतियों के विरोध के लिए लामबंदी करता था। युग्म 3 सही है। सेवा जैसे संगठन विशिष्ट हितों एडवोकेसी के लिए कार्य करते हैं, जिन्हें हित समूह या प्रचार समूह कहा जाता है। Q37 एक राजनीतिक संस्था जिसमें एक संप्रभु लोग एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ए होल राज्य, बी राष्ट्र, सी सरकार, डी होल देश। उत्तर ए राज्य। व्याख्या, राज्य स्टेट राजनीति विज्ञान में राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राष्ट्र, ये एक सांस्कृतिक और भावनात्मक पहचान है। सरकार, ये राज्य का एक अंग मात्र है जो नीतियों को लागू करता है। देश, यह शब्द मुख्य रूप से भौगोलिक क्षेत्र को इंगित करता है। Q38 भारतीय संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत के संविधान में मूल संरचना शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। 2. मूल ढांचे का गठन करने वाले संवैधानिक प्रावधानों को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। उत्तर बी होल केवल 2। व्याख्या, कथन एक गलत है। मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। यह 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित एक न्यायिक नवाचार है। कथन 2 सही है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह उन बुनियादी विशेषताओं, मूल ढांचे को नष्ट या कम नहीं कर सकती जो संविधान का आधार हैं। Q39
भारत के संदर्भ में अधिकारों और कर्तव्यों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ए. अधिकार कर्तव्यों से सहसंबंधित हैं। बी. फल अधिकार व्यक्तिगत होते हैं और इसलिए समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र होते हैं। सी. नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए कर्तव्य नहीं बल्कि अधिकार महत्वपूर्ण हैं। डी. राज्य की स्थिरता के लिए अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य महत्वपूर्ण हैं। उत्तर ए. अधिकार कर्तव्यों से सहसंबंधित हैं। व्याख्या: विकल्प ए सही है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है। एक सभ्य समाज में अधिकारों का प्रयोग जिम्मेदारी, कर्तव्यों के बिना नहीं किया जा सकता। विकल्प बी, सी और डी गलत हैं। अधिकार समाज से स्वतंत्र नहीं होते बल्कि समाज में ही संभव हैं। व्यक्तित्व विकास और राज्य की स्थिरता के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों ही समान रूप से अनिवार्य हैं। Q40 निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है कि भारतीय संविधान को कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण कहा जाता है? ए. खोल केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संविधान में संशोधन की पहल कर सकती हैं। बी. संसद की साधारण विधायी शक्ति उसकी संविधान सम्मत शक्ति से श्रेष्ठ है। सी. संविधान में संशोधन विशेष प्रक्रिया के माध्यम से तथा सामान्य कानून बनाने के तरीके से भी किया जा सकता है। डी. गैर सरकारी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकते। उत्तर सी. संविधान में संशोधन विशेष प्रक्रिया के माध्यम से तथा सामान्य कानून बनाने के तरीके से भी किया जा सकता है। व्याख्या: विकल्प सी सही है। भारतीय संविधान के कुछ हिस्सों को साधारण बहुमत लचीला से बदला जा सकता है, जबकि कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों के लिए विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति कठोर आवश्यक है। विकल्प ए. संशोधन की पहल केवल संसद कर सकती है, राज्य सरकारें नहीं। विकल्प बी. संसद की शक्तियां संविधान के दायरे में हैं, उससे श्रेष्ठ नहीं। विकल्प डी. गैर सरकारी सदस्य मंत्री के अलावा अन्य सांसद भी संशोधन विधेयक ला सकते हैं। Q41 भारत के संदर्भ में नौकरशाही के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपयुक्त है? ए. होल संसदीय लोकतंत्र के दायरे को व्यापक बनाने के लिए एक एजेंसी। बी. होल संघवाद की संरचना को मजबूत करने के लिए एक एजेंसी। सी. राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक एजेंसी। डी. होल सार्वजनिक नीति के कार्यान्वयन के लिए एक एजेंसी। उत्तर इष्ट डी. सार्वजनिक नीति के कार्यान्वयन के लिए एक एजेंसी। व्याख्या: विकल्प डी सही है। नौकरशाही सिविल सर्विसेज का प्राथमिक कार्य कार्यपालिका मंत्रियों द्वारा बनाई गई नीतियों और कानूनों को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करना है। विकल्प ए, बी और सी हालांकि नौकरशाही इन क्षेत्रों में सहयोग करती है, लेकिन ये इसके मुख्य संवैधानिक या कार्यात्मक उद्देश्य नहीं है। Q42 ये एक न्यूनतम क्षेत्र है जो पवित्र है और जिसमें व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। गैर हस्तक्षेप के न्यूनतम क्षेत्र का अस्तित्व इस बात की मान्यता है कि मानव स्वभाव और मानवीय गरिमा को एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता है जहां व्यक्ति दूसरों द्वारा बिना किसी बाधा के कार्य कर सके। उपर्युक्त अनुच्छेद में निम्नलिखित में से किस आदर्श का उल्लेख किया गया है? ए. होल सकारात्मक स्वतंत्रता। बी. होल समानता। सी. वितरणात्मक न्याय। डी. होल नकारात्मक स्वतंत्रता। उत्तर डी. नकारात्मक स्वतंत्रता। व्याख्या: विकल्प डी सही है। नकारात्मक स्वतंत्रता नेगेटिव लिबर्टी बाहरी बाधाओं के अभाव पर जोर देती है। यह व्यक्ति के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र मानती है जहां राज्य या समाज का कोई हस्तक्षेप न हो। सकारात्मक स्वतंत्रता यह व्यक्ति को अपनी क्षमताएं विकसित करने के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। न्याय और समानता ये विकल्प दी गई परिभाषा से सीधे मेल नहीं खाते। Q43 भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। 1. कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देशित नहीं कर सकती। 2. भारत के लोगों को आंतरिक और बाह्य मामलों पर निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। उपर्युक्त में से कौन सा से कारण भारत को एक संप्रभु राज्य बताए जाने के पीछे हैं? ए. होल केवल 1, बी. होल केवल 2, सी. होल 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 न ही 2। उत्तर सी. होल 1 और 2 दोनों। व्याख्या: संप्रभुता सोवरेंटी इसका अर्थ है कि राज्य किसी भी आंतरिक या बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। बिंदु 1 और 2 सही है। भारत अपनी नीतियों के लिए किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं है। बाहरी संप्रभुता और देश के भीतर जनता ही सर्वोच्च है। आंतरिक संप्रभुता। Q44 भारतीय राजनीति के संदर्भ में सैद्धांतिक दूरी प्रिंसिपल डिस्टेंस की अवधारणा किससे संबंधित है? ए. होल शक्तियों का पृथक्करण। बी. होल राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति। सी. मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। डी. होल राज्य का संघीय ढांचा। उत्तर बी. फोलेफ्ट राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति।
व्याख्या। विकल्प बी सही है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सैद्धांतिक दूरी पर आधारित है। इसका अर्थ है कि राज्य धर्म से पूरी तरह अलग नहीं है, बल्कि वह सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखता है और आवश्यकता पड़ने पर, जैसे छुआछूत मिटाने के लिए, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता है। विकल्प ए, सी और डी ये अवधारणाएं दूरी के बजाय शक्तियों के बंटवारे या सुरक्षा से संबंधित हैं। Q45 भारत में रहने वाला कोई ब्रिटिश नागरिक निम्नलिखित अधिकारों का दावा नहीं कर सकता। ए, व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता। बी, कानून के समक्ष समानता। सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। डी, धर्म की स्वतंत्रता। उत्तर ए, व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता। व्याख्या। विकल्प ए सही है। अनुच्छेद 19, जिसमें व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता शामिल है, केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। अनुच्छेद 14, समानता, 21, जीवन की सुरक्षा और 25, धर्म की स्वतंत्रता, ये अधिकार भारत में रहने वाले नागरिकों और विदेशियों, ब्रिटिश नागरिकों सहित दोनों को प्राप्त हैं। Q46 भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। संवैधानिक प्रावधान न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तन प्रतिबंध लगाता है। 1, मौलिक अधिकार न्यायपालिका द्वारा लागू किया जा सकता है। राज्य के कार्यकारी और विधायी दोनों अंग पर प्रतिबंध। 2, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। विधायिका पर प्रतिबंध, लेकिन कार्यपालिका पर प्रतिबंध नहीं। 3, मौलिक कर्तव्य न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर प्रतिबंध नहीं। उपरोक्त पंक्तियों में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही ढंग से सुमेलित है? ए खोल केवल 1, बी खोल केवल 2, सी खोल तीनों, डी कोई नहीं। उत्तर बी खोल केवल 2। व्याख्या। पंक्ति 1 सही सुमेलित है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, जस्टिशिएबल हैं और ये राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं। पंक्ति 2 गलत सुमेलित है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत DPSP न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन ये विधायिका या कार्यपालिका पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाते, बल्कि उन्हें सकारात्मक निर्देश देते हैं। पंक्ति 3 सही सुमेलित है। मौलिक कर्तव्य न्यायपालिका द्वारा सीधे लागू नहीं होते और ये राज्य के अंगों पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाते। Q47 स्वतंत्रता के बाद से भारत में राजनीति के संबंध में न्यायमूर्ति जयंतीलाल छोटेलाल शाह आयोग को निम्नलिखित में से किसकी जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था? ए, होल राज्यों का पुनर्गठन। बी, होल कृषि क्षेत्र में सुधार। सी, होल भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। डी, 1975 की आपातकाल की घोषणा। उत्तर डी, 1975 की आपातकाल की घोषणा। व्याख्या। विकल्प डी सही है। शाह आयोग की स्थापना 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों, सत्ता के दुरुपयोग और कदाचार की जांच के लिए की गई थी। राज्यों का पुनर्गठन, इसके लिए फजल अली आयोग 1953 बनाया गया था। बैंक राष्ट्रीयकरण और कृषि सुधार, इनके लिए अलग अलग समय पर विभिन्न समितियां बनी, लेकिन शाह आयोग का संबंध इनसे नहीं है। Q48 निम्नलिखित में से कौन सा कथन संरचनात्मक हिंसा शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, यह असहमति को दबाने के लिए सामाजिक संरचनाओं द्वारा व्यक्तियों या समूहों पर की जाने वाली हिंसा है। ये एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध क्षेत्रीय विजय के इरादे से की गई हिंसा है। यह तब होता है जब कोई सामाजिक संस्था या संरचना लोगों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने से रोककर उन्हें नुकसान पहुंचाती है। डी हॉल, ये गुरिल्ला युद्ध में लिप्त विद्रोही समूहों के विरुद्ध राज्य द्वारा बल का प्रयोग है। उत्तर सी, यह तब होता है जब कोई सामाजिक संस्था या संरचना लोगों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने से रोककर उन्हें नुकसान पहुंचाती है। व्याख्या। विकल्प सी सही है। संरचनात्मक हिंसा, स्ट्रक्चरल वायलेंस, वो अदृश्य हिंसा है जो सामाजिक ढांचे जैसे जातिवाद, गरीबी, पितृसत्ता के कारण पैदा होती है, जिससे लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य या गरिमापूर्ण जीवन से वंचित रहना पड़ता है। विकल्प ए, बी और डी2 ये प्रत्यक्ष हिंसा या राज्य के सैन्य राजनीतिक कार्यों से संबंधित हैं। Q49 आयकर अधिनियम की धारा 1026 के तहत निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोगों को आयकर से छूट दी गई है? ए, सभी राज्यों के अनुसूचित जनजाति के सदस्य। बी होल, विशेष श्रेणी वाले राज्यों में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के सदस्य। सी, सभी राज्यों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्य। डी, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के सदस्य। उत्तर डी,
मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के सदस्य। व्याख्या: विकल्प डी सही है। आयकर अधिनियम की धारा 10(26) के तहत उत्तर पूर्व के विशिष्ट राज्यों मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय और असम के कुछ क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति एसटी के सदस्यों को उनके उन क्षेत्रों में अर्जित आय पर आयकर से छूट मिलती है। विकल्प ए, बी और सी आयकर की ये विशेष छूट सभी राज्यों के एसटी या एससीईडब्ल्यूएस सदस्यों के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। Q50 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विभेदकारी व्यवहार के माध्यम से समानता की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? ए. अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाना। बी. केवल असाधारण शैक्षणिक उपलब्धियों वाले छात्रों को उनकी वित्तीय परिस्थितियों पर विचार किए बिना छात्रवृत्ति प्रदान करना। सी. किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति को प्रतियोगी परीक्षा में लेखक की सहायता उपलब्ध कराना। डी. होल श्रमिकों के बीच भेदभाव को समाप्त करने के लिए कारखानों में सख्त ड्रेस कोड लागू करना। उत्तर सी. किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति को प्रतियोगी परीक्षा में लेखक की सहायता उपलब्ध कराना। व्याख्या: विकल्प सी सही है। विभेदकारी व्यवहार के माध्यम से समानता इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का अर्थ है कि समान परिस्थितियों तक पहुंचाने के लिए किसी के साथ अलग व्यवहार करना। एक दृष्टिबाधित छात्र को लेखक देना उसे अन्य छात्रों के बराबर अवसर प्रदान करता है। विकल्प ए. यह औपचारिक समानता कानूनी निषेध का उदाहरण है। विकल्प बी. यह योग्यता आधारित वितरण है, न कि समानता का साधन। विकल्प डी. यह समानता के बजाय एकरूपता यूनिफॉर्मिटी को दर्शाता है।